कि दलित समाज में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, कितने लोग बिजनेस में हैं, कितने लोग प्रोफेशंस में हैं। मुझे लगता है कि जिनका आपने जिक्र किया उन मंत्री जी का, तो उनका समाज तो अभी उसमें लिटरेसी रेट भी जो है कम है, 20% के आसपास है जो हमारी रिपोर्ट में आया है। बिहार के समाज का उसको हम कहते हैं मानवीय विकास नहीं होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आप सड़कों का क्या करेंगे। और सरकार ये दावा कर रही है कि हमने महादलितों का कल्याण कर दिया, महादलितों का विकास कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर सरकार का दावा ये कि महादलितों का विकास कर दिया, तो सरकार बताए ना कि उसके विकास के दावे में 40,000 मुसलमानों को क्यों उजाड़ा गया, उनको रिहेबिलिटेट क्यों नहीं किया गया। बिहार का हर 5वां वोटर दलित है। बिहार में दलितों की आबादी 20% है और इसी 20% को अपने पाले में खींचने के लिए तमाम राजनीतिक दल जोर लगा रहे हैं। आरजेडी की जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव ने 17 सूत्रीय कार्यक्रम घोषणा पत्र जारी किया था, हाल ही में किया हुआ है, जिसमें दलित समाज को लेकर तमाम वादे किए गए हैं। उस जो घोषणा पत्र किया गया 17 सूत्री, उसकी पृष्ठभूमि में बिहार में लगातार मुखर रहे दलितों के सवाल पे अशोक भारती जी भी उसके पृष्ठभूमि में रहे और उस मंच पे भी मौजूद रहे। अशोक जी, जो आपने आज फिर से इसी मुद्दे पे लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई कि दलित कहाँ है। अभी तेजस्वी यादव जी ने 17 सूत्री घोषणा किया जिसमें आप भी थे। तो जो बिहार में दलितों को लेके एक चल रहा है कि हमारे पाले में आए, हमारे पाले में आए, बीजेपी और एनडीए भी तमाम जोर लगा रहा है। आपका आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और क्या क्या चीजें नई मिली हैं? देखिए, ये जो आज सब दलितों पे चर्चा हो रही है, इसकी एक पृष्ठभूमि ये है कि पिछले 6 साल से नैकडोर ने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ये बताने में कामयाब रहा है कि दलितों के बिना उनकी नियति पूरी होने वाली नहीं। अगर उन्हें जीतना है तो दलितों की बात सुननी होगी, दलितों की बात माननी होगी, और दलितों के साथ अगर वो न्याय नहीं करेंगे तो दलित भी उनके साथ न्याय करने वाले नहीं। लेकिन एक तो है पॉलिटिकल रेटोरिक है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको पता है कि नैकडोर जो है वो पॉलिटिकल रेटोरिक में यकीन नहीं करता है, वो डिलीवरी में यकीन करता है। वो किसी काम को हाथ लगाता है तो उसके परिणाम उसको चाहिए। तो नैकडोर ने बिहार, हमने ये देखा कि अपने अपने अध्ययन में ये पाया कि बिहार का दलित देश के दलित में सबसे अधिक पिछड़ा है। वहाँ मुसर नाम की जाति है जिसके लिटरेसी रेट 20% महिला। बिहार का दलित 62% इलिटरेट है, अंगूठा छाप है, ठीक है। बिहार का 63% जो दलित है वो बेरोजगार है, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, तो ये सारी की सारी चीजें, तो हमें लगा कि अगर हम ये फैक्ट्स बिहार की पॉलिटिकल फोर्सेस के सामने रख पाएंगे तो दलितों के मामले पे ज्यादा न्यायपूर्ण तरीके से वो काम कर बहस हो पाएगी। ठीक, तो इसका उद्देश्य यही था कि दलितों पर जो चर्चा हो वो सार्थक हो और तथ्यों के आधार पर हो, भावनाओं के आधार पर ना हो। ये आपने तमाम दस्तावेज डिस्ट्रीब्यूट की मीडिया को, लंबा चौड़ा लेखा आपने, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, एजुकेशन, तमाम मुद्दे शामिल किए हैं। सबसे चिंता की स्थिति में दलित समाज किस क्षेत्र में खड़ा है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या है उसके साथ? देखिए, दलितों का लीवर ऑफ एम्पावरमेंट है एजुकेशन, और वहां उसकी स्थिति बहुत चिंताजनक है। वो पूरे बिहार में केवल 5.3% समथिंग जो दलित यूथ है वो कॉलेजेस में है। 62% दलित अंगूठा छाप है, बड़ी खराब स्थिति है। हायर एजुकेशन ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है उनका। एक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दलित बाकी चीजों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेरोजगारी के मामले में 63% दलित नॉन वर्कर हैं, यानी कोई काम नहीं करते, वो काम की तलाश कर रहे हैं। तो आप जिस क्षेत्र में हाथ डालेंगे दलित कहीं अच्छा नहीं कर रहे हैं। दलित रगड़ रगड़ के चल रहा है, और रगड़ रगड़ के चल रहा है, और सरकार ये दावा कर रही है कि हमने महादलितों का कल्याण कर दिया, महादलितों का विकास कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर सरकार का दावा ये कि महादलितों का विकास कर दिया, तो सरकार बताए ना कि उसके विकास के दावे में
40,000 मुसहरों को क्यों उजाड़ा गया, उनको रिहेबिलिटेट क्यों नहीं किया गया? भाई सड़कों पे गाड़ी चलाएंगे तुम, ट्रक चलेंगे तुम्हारे, कारें चलेंगी तुम्हारी, और बेघर करेंगे मुसहरों को, बेघर करेंगे दलितों को, तो ये तो विकास हमें नहीं चाहिए। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सअप करिए। देखिए सर, मैं बिहार गया था खुद भी ज़मीन पे। वहाँ जो जिस तरीके की राजनीति देखने को मिली, मुसहर समाज आज भी एनडीए के साथ मुझे कहीं ना कहीं खड़ा दिखा जीतन राम मांझी की वजह से। लेकिन एक उसका दर्द था कि हमारे समाज का नेता मंत्री बन गया, लेकिन हमारी स्थिति सुधरी नहीं, टूटे घर भी नहीं बने उनके। ये गया की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे उनकी डॉटर इन लॉ एमएलए हैं। देखिए अशोक जी, हमें ये समझना है समाज के विकास को विधायक, सांसद और मंत्रियों के विकास से अलग करके देखना चाहिए। समाज का कोई व्यक्ति विधायक बन गया, कोई व्यक्ति सांसद बन गया, कोई व्यक्ति मंत्री बन गया, कोई व्यक्ति चीफ जस्टिस बन गया, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये जरूरी नहीं कि उस समाज का भी विकास हो जाए। समाज के विकास के लिए हमें ठोस योजनाएं चाहिए, ठोस कार्यक्रम चाहिए, उसके लिए हमारे पास मॉनिटरिंग मैकेनिज्म चाहिए। हमें ये पूछना है कि हमारे आपको पता है हमारे 134 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। 650 से ज्यादा विधायक जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। अगर ये विधायक बनना, सांसद बनना, मंत्री बनना अगर समाज के विकास का पैमाना बन जाए तो दलित तो बहुत पहले की तरक्की कर चुके, ठीक है, तो बाबा साहब के जमाने में तरक्की कर चुके थे। लेकिन तरक्की का पैमाना ये नहीं है। तरक्की का पैमाना ये है कि दलित समाज में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, कितने लोग बिजनेस में हैं, कितने लोग प्रोफेशंस में हैं। मुझे लगता है कि जिनका आपने जिक्र किया उन मंत्री जी का, तो उनका समाज तो अभी उसमें लिटरेसी रेट भी जो है कम है, 20% के आसपास है जो हमारी रिपोर्ट में आया है। तो ऐसी स्थिति में समाज को देखना है कि अपने लीडरों को जिम्मेदार ठहराए। सर, ये कितनी चिंताजनक स्थिति है कि समाज वहीं खड़ा है, 2500 साल से नेता निकल रहे हैं उसके, समाज का भला नहीं हो रहा है, फिर भी वो नेता आस लगाए बैठे हैं कि अच्छा कल तो कर देगा, अगली बार तो कर देगा, अगली बार तो कर देगा। देखिए क्या है कि जब तक समाज अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को अकाउंटेबल नहीं बनाएगा तो वो उनको नजरअंदाज करते रहेंगे। जिस दिन समाज ये कहेगा कि अगर हमारा ये काम नहीं होगा तो तुम्हारा गांव में घुसना बंद, तुम्हारा शहर में घुसना बंद, तो नेता तो अपनी धोती संभाले घूमेगा। अच्छा, आपने जो रिपोर्ट पेश की है आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो प्रेस क्लब दिल्ली में हुई है, तो तमाम आपने जो आंकड़े दिए हैं, तो पिछले 25 सालों की हम बात करें, जिसमें लालू शासनकाल भी था, नीतीश जी का भी था, लालू और नीतीश जी का एक साथ था, एनडीए का एक साथ था, तो क्या बदला इन 25 सालों में दलितों की स्थिति में? देखिए 2005 से तो नीतीश कुमार की सरकार है और केवल 1-2 साल का ऐसा फेज रहा है जब वो ज्वाइंट सरकार रही है। मुझे लगता है वो फेज इतना कम था कि हम इसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि लालू प्रसाद यादव का कोई रोल होगा। लालू प्रसाद यादव की जो सरकार थी 2005 तक, वो फेज था जिन्होंने दलितों में चेतना फूकी। चेतना के बाद दौर आता है कि उस चेतना का इस्तेमाल करके अपना सामाजिक आर्थिक विकास करें। जब उनके सामाजिक आर्थिक विकास करने का आया तो नीतीश कुमार जी की सरकार आ गई, उन्होंने विकास के झंडे दिखाए, उन्होंने विकास के सपने दिखाए। लेकिन हमने ये देखा है कि हर मापदंड पर आप कोई सा भी मापदंड उठा लीजिए, दलित उसमें पिछड़ रहे हैं। अगर दलित पिछड़ रहे हैं तो नीतीश जी के विकास का जो मॉडल है वो दलितों को भा नहीं रहा है, दलितों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे नीतीश जी ने सड़कें बनाई, सड़कों पे दलितों के पास गाड़ियां नहीं है, बहुत कम लोगों के पास होंगी। तो ये जो मॉडल है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड डेवलपमेंट का जो मॉडल है, जब तक कम्युनिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी काम नहीं आएगा। अगर कम्युनिटी के लोगों, कम्युनिटियों का अगर मान लो बिहार के समाज का उसको हम कहते हैं मानवीय विकास नहीं होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आप सड़कों का क्या करेंगे, आप रेलवे लाइन का क्या करेंगे? पास घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो सड़कों से क्या होगा? दलितों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे मैं देख रहा था कि मैं पटना में जो घूम रहा था
तो मैंने वो मकान देखे जो लालू प्रसाद यादव जी ने अपने समय में मुसल्लन लोगों को बसाने के लिए बनाए थे, और ये सरकार देख रहे हैं कि वो उन मकानों को तोड़ के सड़क बना रही है। तो ये फर्क है दोनों, ये फर्क है दोनों में। Okay. एक व्यक्ति जो है दिल से चाहता था, ठीक है, तो ये जो है, और एक व्यक्ति जो है दिमाग से सोचता है। यहाँ तेजस्वी यादव ने 17 सूत्री कार्यक्रम बनाए हैं, उसकी घोषणा की थी पिछले दिनों, तमाम 5 अक्टूबर को। तमाम उसमें जिक्र किया गया है जिसमें जो जमीन पे अगर उतर गई तो दलितों का बहुत भला हो जाएगा, अगर उसको मान लिया गया। आप भी इस योजना में शामिल थे, कहीं ना कहीं मंच पे थे। कितनी उम्मीदें हैं आपको तेजस्वी यादव से, और इस उम्मीद की वजह क्या है? देखिए, मैं तो ये उम्मीद, देखिए हमारा मानना है, नैकडोर का मानना ये है, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं समझता हूं कि नैकडोर वो पहला संगठन होगा जो एक बड़ा सम्मेलन करके उनको बुलाएगा, उनका सम्मान करेगा, और उनके सामने उनका वही मांग पत्र रखेगा कि साहब अब आप मुख्यमंत्री बनेंगे, उसको लागू कर दीजिए। उम्मीदें कितनी हैं और क्यों है? देखिए, क्या है कि बिहार में दृष्टि अगर किसी नेता के पास है, जो जवान है, जिसके पास समय भी है, जिसके पास दृष्टि भी है, जिसके पास लीगेसी भी है, जिसके पास एक बड़ी पार्टी भी है, वो वो जो है तेजस्वी यादव है। तो मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव जो है प्रिंसिपल स्टेक होल्डर है इस चुनाव के, और प्रिंसिपल स्टेक होल्डर के नाते हमें उनकी तरफ आशा की दृष्टि से देखना चाहिए। एनडीए से उम्मीद क्यों नहीं है? उन्होंने भी काफी काम किया, NDA पंचायत चुनाव में उनको प्रतिनिधित्व दिया SC ST को, जिससे OBC वर्ग भी काफी आया, और कई तरह की योजनाएं भी चलाई। उससे उम्मीद क्यों नहीं? नहीं, देखिए, ये तो जो कानून बना था पंचायत का उसी में था, तो उनका तो अपना वो नहीं है। और दूसरा हमें ये देखना है, क्योंकि जो हमको दिखाई दे रहा है, पहली बात तो कि एनडीए और जो नीतीश की सरकार ने दलितों को बांटा, भाई से भाई को लड़ाया। तो ये जो भाई को भाई से लड़ाने वाले जो लोग हैं, जाति को जाति से लड़ाने वाले लोग हैं, उनका वक्त दलितों को खत्म कर देना चाहिए। आपने पूरा सर्वे किया, बिहार में घूमे आप, लगातार उसके आंकड़े पेश कर रहे हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो जागरूक मतदाता है, जो पढ़ा लिखा है, शहरों में या फिर कस्बों में रह रहा है, लेकिन दलितों का एक बड़ा हिस्सा है जो गाँवों में रह रहा है, गरीबी में रह रहा है, जिसके पास बहुत चीज़ें, सूचनाएं पहुँच नहीं रही हैं, पहुँच भी रही है, जिनके पास एंड्रॉयड भी है, तो वो अपने मतलब की चीज़ें देख रहे हैं, मनोरंजन की, देश की राजनीति में क्या हो रहा है, अधिकार क्या है, में भी शायद वो उतना मुखर नहीं हो रहा है। तो इस दोनों के बीच का फर्क कैसे पाटेंगे, मुद्दों को कैसे लेके जाएंगे उनके बीच? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्योंकि हम तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, हम तो समाज के संगठन है, समाज के राष्ट्रीय संगठन है। हमने ये तय किया है, हमने ये नोटिस किया है कि बिहार का दलित काफ़ी पिछड़ा है, और उसका मतलब ये है कि दलित समाज के संगठनों को बिहार में काम करना चाहिए। नैकडोर ने ये फैसला किया है, वो नैकडोर में जमेगा। नैकडोर ने अपना ऑफिस की शुरुआत दोबारा की है वहाँ पर, और बहुत सारी जो चीज़ें आपने कही हैं वो जागरूकता के अभाव की वजह से भी है, और चूंकि वहाँ पर आपको चुनौती होगी कहीं ना कहीं। देखिए, वहाँ पर दलित आंदोलन नहीं रहा है, वहाँ पे समाजवादी आंदोलन रहा है, वहाँ पे जेपी मूवमेंट रहा है। और देखिए, जेपी मूवमेंट है, समाजवादी आंदोलन है, पिछड़ी जातियों का आंदोलन है, उस आंदोलन में दलित हाशिए पे ही रहे हैं। तो सवाल आज बिहार में सबसे बड़ा सवाल ये है, हाशिए पे रहे दलितों को राजनीति और आंदोलन के केंद्र में कैसे लाया जाए। नैकडोर दलित और आदिवासियों को आंदोलन और विकास के केंद्र में लाने के लिए काम कर रहा है। तो बहुत लंबा वक्त नहीं है, जब बिहार में चुनाव भी होगा, उसके नतीजे भी आएंगे, किसी ना किसी पार्टी या गठबंधन की सरकार भी बनेगी। अब देखना यह होगा कि दलितों को लेकर जो बहस चल रही है, जो बिहार का हर 5वां वोटर है, 20% की आबादी है, उसको लेकर चुनाव के बीच में जब नेता उतरते हैं तो क्या वादे करते हैं, और उन चुनाव बाद जो भी सरकार बनती है उनके जीवन पे क्या फर्क पड़ता है। कैमरामैन आयुष के साथ मैं सुखदास, दिल्ली दस्तक।